ये जो आप अर्थशास्त्र देखते हो, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर ये वर्ड आया कहाँ से, आपको जीवन में क्या बनना है, वो चीजें जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, जो प्रबंध कराता है। क्योंकि जीवन जीने में बहुत कठिनाई आती है बाबू, तो ये जीवन जीने में जो भी प्रॉब्लम आती है उसी की स्टडी करना। इच्छाएं इतनी अनलिमिटेड हैं, तो वी हैव टू चूज, हम लोगों को चयन करना पड़ेगा। आखिर इस पूरी वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आगाज कक्षा 11वीं में। आगाज हो चुका है, हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स क्लास 11th, अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं लेके चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कक्षा 11वीं आगाज। ठीक है जी। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हम पढ़ने क्या क्या वाले, आखिर इस पूरी वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि जो अर्थशास्त्र आप देखते हो, आपकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, अर्थशास्त्र। ये जो आप अर्थशास्त्र देखते हो, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, आखिर ये वर्ड आया कहां से। इसके बाद आप दोनों चैप्टर, दोनों टॉपिक जो है, एक अर्थव्यवस्था और एक अर्थशास्त्र, दोनों अलग अलग हो गए हैं जी। बिल्कुल जी। तो भैया अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जानेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चीज है ये दोनों। इसके बाद हम जानेंगे आर्थिक समस्याएं। भैया यकीन मानिए, ये जो टॉपिक है ना, आर्थिक समस्याएं, ये आपकी, मेरी, हम सब की लाइफ में देखने को मिलता है। क्या है वो समस्या है, वो जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बनते हैं, इन द सेंस माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। देखो अभी आप जो पढ़ रहे हो वो व्यष्टि है, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाओगे तो समष्टि पढ़ोगे। तो आज हम पहले दिन ही इन दोनों में अंतर जानने वाले हैं। इसके बाद जानने वाले हैं जो एक ऐसा टॉपिक जिसको बहुत कम लोग कवर कर पाते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आता है, सकारात्मक अर्थव्यवस्था और मानक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद भैया ये 3 प्रकार की सोच रहती है पूरी दुनिया में। कौन कौन सोच आपने कभी ना कभी सुना होगा, पूंजीवादी देश, समाजवादी देश, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों सोच के लोग, ये तीनों मॉडल क्या है, ये चीज हम देखने वाले हैं आज की क्लास। ठीक है। इसके साथ साथ इन दोनों, इन तीनों में क्या अंतर है वो देखने वाले हैं। आई गेस आपको क्लियर होगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ये जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, ये क्या है, ये कहां से आया है, ये इसकी ओरिजिन क्या है, ये आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। एक ग्रीक यानी यूनानी वर्ड था ये इकोनॉमिक्स का। कौन सा भैया, कौन सा यूनानी वर्ड था। सबसे पहला ओइकोस। ओइकोस जिसका अर्थ होता है गृह या घर, ओइकोस मतलब घर। इसके बाद नेमिन, नेमिन का मतलब होता है चलाने वाला, यानी घर को चलाने वाला या घर को चलने वाले संसाधन। ठीक है, या घर में चलने वाले संसाधन। तो ये जो इकोइस और नेमिन थे, ये बन के बाद में बने इकोनॉमिक्स। इकोइस और नेमिन क्या बना, इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या होता है, गृह प्रबंधन, यानी घर को चलाने वाला, घर के संसाधन का सही उपयोग। ठीक है जी। तो इस वर्ड से जो है भविष्य में इकोनॉमिक्स बनता है। ये तो हो गया ओरिजिन पॉइंट। आखिर डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। एक वर्ड है इकोनॉमी, हिंदी में इसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ओके, अर्थव्यवस्था, मैं सिर्फ हिंदी वर्ड पे फोकस करता हूं, व्यवस्था। ये व्यवस्था का मतलब क्या होता है। सर कुछ व्यवस्था कर देना। मैंने कहा यार भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ चीज आप मेरे सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो व्यवस्था इन द सेंस प्रबंधन, कोई चीज मेरे सामने लेके आना, कोई चीज मतलब उपयोग में लेके आना, कोई चीज मेरे को मुहैया कराना, देना। बहुत सिंपल वर्ड देना हो गया। अब अर्थव्यवस्था, मुझे एक चीज बताइए, कुछ देना, ये तो समझ में आ गया कि भैया कुछ देना, कुछ प्रबंधन कराना। मुझे क्या बताइए, आपको जीवन में क्या बनना है। अब क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आपके सामने लाइव है, तो मैं आपका आंसर नहीं जान पाऊंगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिंपल आंसर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो अपने जीवन में टीचर बनना था, मैंने कहा यार टीचर बनने के लिए क्या मांगता, टीचर बनने के लिए नॉलेज मांगती। अच्छा, और क्या मांगता, यार एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए, एक पेन चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए,
बच्चे चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, जगह चाहिए, बहुत सारी चीजें थी, रिसोर्सेस चाहिए, बहुत सारी चीजें थी जो थी टीचर बनने के लिए चाहिए थी। आपको अगर डॉक्टर बनना है उसके लिए क्या चाहिए, आपको इंजीनियर बनना है उसके लिए क्या चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, आपको जीवन में कुछ भी बनना है उन सब के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सर बहुत कुछ चाहिए। उस बहुत कुछ को अगर एक वर्ड में मैं खत्म कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं संसाधन, इंग्लिश में रिसोर्सेस। भैया आपको और मुझे जीवन में कुछ भी करना है तो क्या चाहिए, संसाधन। अब मुझे बताओ, संसाधन चाहिए, देगा कौन, देगा कौन सा, अभी मैंने पूछा था, देगा 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 मतलब प्रबंधन, मतलब व्यवस्था, अर्थ मतलब दुनिया, देश। अच्छा, तो क्या समझ में आया, अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जो आपको क्या देती है, संसाधन। सर संसाधन तो देश देता है, बिल्कुल सही बात है, संसाधन देश देता है, लेकिन देश को ही इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब वो चीजें जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, खाना पीना रहना घूमना जो भी जरूरी है, वो चीजें जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, जो प्रबंध कराता है, उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ये तो हो गई वो जिंदगी जो मैंने आपको बताई। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, संसाधन मुहैया कराना ताकि आप अपने जीवन को जी सके। आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों की जीविका, जीवन अर्जित करना है, जैसे मुझे टीचर बनना था, लोगों की जीविका अर्जित करने के लिए संसाधन प्रदान करती है, बस दैट्स इट। सर जो आपको संसाधन दे दे वो क्या है, वो भैया कहलाता है आपका अर्थव्यवस्था। आगे और डिटेल में मैंने दे दिया, यहां पे आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो या आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अर्थव्यवस्था एक संगठित प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, उपभोग करते हैं की प्रक्रियाओं में भाग लेकर अपनी आजीविका कमाते हैं। तो भैया जो जो काम इकोनॉमिक्स में होता है वो सब जो हम करते हैं जीवन जीने के लिए, अब जीवन जीने के लिए अगर मैं इस वर्ड को यूज करूं, जीवन जीने के लिए खाना पड़ता है, जीवन जीने के लिए कमाना पड़ता है, जीवन जीने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं खाना, कमाना और देना। तो खाना, कमाना और देना, तो ये जो जीवन जीने के लिए जो भी आप करोगे वो संसाधन उपलब्ध कराना अर्थव्यवस्था होता है। आई गेस क्लियर होगा, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है अर्थशास्त्र। सर क्या है ये अर्थशास्त्र, थोड़ा सा बता दो। देखो यार, शास्त्र, ये स है, शास्त्र। भाई आपने बहुत सुना होगा, शास्त्रों में लिखा था, शास्त्र, आखिर ये शास्त्र होता क्या है, अर्थ तो बात की बात है। शास्त्र का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। सर क्या कर रहे हो आप, अरे पढ़ ही तो रहे हो। इकोनॉमिक्स क्या हुआ, अर्थशास्त्र क्या हुआ, एक पढ़ाई हुई, स्टडी हुई। किसकी स्टडी, मुझे बताओ, क्या भूगोल की स्टडी होगी, राजनीति शास्त्र की स्टडी होगी, नहीं ना, किसकी होगी, देश की, अर्थव्यवस्था की, संसाधनों की। जी हाँ, बस यही है। अगर मैं एक बहुत सिंपल वर्ड में इंग्लिश में एक बात बोलूं, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी, जो अभी आपने पढ़ा, इकोनॉमी में होने वाली प्रॉब्लम, मतलब अर्थव्यवस्था में होने वाली प्रॉब्लम, क्योंकि जीवन जीने में बहुत कठिनाई आती है बाबू, तो ये जीवन जीने में जो भी प्रॉब्लम आती है उसी की स्टडी करना आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब भैया आ जाओ देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है भैया, एक अध्ययन है, क्या है भैया, एक अध्ययन है उन आर्थिक समस्याओं, ओके, अर्थव्यवस्था में क्या आएंगी, समस्याएं, उन आर्थिक समस्याओं संबंधित है जो इस कारण उत्पन्न होती है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, संसाधन सीमित होते हैं और संसाधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं। सर ये क्या चीज की प्रॉब्लम बोल दी, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए इन बातों को छोड़ देते हैं, बताऊंगा अभी आगे आएगा। इसलिए अगर सिर्फ मैं यहां तक बात करूं तो अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो उन आर्थिक समस्याओं से संबंधित है, मतलब अर्थशास्त्र एक अध्ययन है आर्थिक समस्याओं का। दोबारा से, अर्थशास्त्र क्या है, एक अध्ययन है आर्थिक समस्याओं का। अब सवाल यह है कि सर आर्थिक समस्याएं क्या हैं, जो अभी आगे डेफिनेशन में आ रही है, जो हम आगे भी पढ़ लेंगे, पर आगे पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखिएगा, इसके बाद पहले यहां आते हैं, यस, आर्थिक समस्याएं। अब भैया आर्थिक समस्याएं सिर्फ तीन होती हैं, और यकीन मानिए होती तो बहुत सारी है जीवन में, पर ये तीन मेन है।
और जो सबसे पहली आर्थिक समस्याएं हैं भैया, मैं मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से आते हैं, मनुष्य की इच्छाएं। आज जो है आप मेरी जो वीडियो है, हो सकता है आप मेरी वीडियो एक छोटे से फोन में देख रहे हैं, आपकी इच्छा चलेगी यार एक बड़ा सा फोन होता तो मजा आ जाता, लो जी मिल गया। यार आईफोन होता तो ओए होए 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 मजा ही आ जाता, लो जी मिल गया। यार छोटे स्क्रीन में देखा नहीं जाता, लैपटॉप होता तो ओए होए ये लो, टीवी होता तो अरे भाई साहब सर लाइव होते तो मजा ही आता, सामने ही होता तो मजा आ जाता। मतलब क्या हो रहा है, इच्छाएं। प्रॉब्लम क्या है, हर किसी को हर चीज चाहिए और अभी चाहिए। मानव की इच्छाएं असीमित हैं। आज आपको कुछ मिल गया, वैसे मैं मानता हूं होनी भी चाहिए, इच्छाएं कभी रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन मानव की इच्छाएं असीमित हैं। आज अगर एक चीज चाहिए तो कल दो चाहिए, दो चाहिए तो फिर चार चाहिए, चार चाहिए तो फिर 10 चाहिए। मानव की इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन इच्छा किसकी होती है? सर पैसे की चाहिए, सर पैसा पैसा पैसा, संसाधनों की। इकोनॉमिक्स में सब कुछ संसाधन पे आकर रुक जाता है। तो मानव की इच्छाएं असीमित है, मानव को क्या चाहिए? संसाधन। और दुनिया में जो चाहिए वो कम है, संसाधन सीमित है। तो मनुष्य की इच्छाएं कैसी हैं भैया? मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और समाप्त क्या होती है? संसाधन जिसकी वो इच्छा करता है। तीसरी प्रॉब्लम भी है भाई साहब, संसाधनों का अनेक वैकल्पिक उपयोग। वैकल्पिक इन द सेंस ऑप्शनल, मतलब ये नहीं तो ये सही, ठीक है। तो भैया अनेक उपयोग है संसाधनों के, मतलब अगर आज आपको कुछ चाहिए तो फॉर एग्जांपल आपको जो है एक जगह चाहिए, एक जमीन चाहिए, किसको चाहिए? सबको चाहिए। जगह जो है कम है। अब आप क्या करोगे जी? हॉस्पिटल खोलूंगा, आप क्या करोगे? स्कूल खोलोगे, आप क्या करोगे? घर बनाऊंगा, आप क्या करोगे? ऐसे ही रख रखा है मैंने। क्या हुआ? एक ही जगह के डिफरेंट डिफरेंट यूज हो गए। तो देखो, इच्छाएं असीमित है, संसाधन सीमित है, और इन संसाधनों के डिफरेंट 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 यूज है। तो जो ऑलरेडी कम है उसके यूज भी बहुत सारे हैं। आई गेस आपको आर्थिक समस्याएं समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। क्या है सर अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र एक अध्ययन है आर्थिक समस्याओं का। अब आर्थिक समस्याएं क्या है? जो इस कारण पर होती है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, संसाधन सीमित होते हैं, उन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। आई गेस ये डेफिनेशन क्लियर होगी, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब अभाव और चयन, सर बेस्ट टॉपिक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जो है ना आपको पता होना चाहिए जीवन में, आप अपने जीवन में इसका इस्तेमाल। देखिए एक वर्ड होता है अभाव, इंग्लिश में से बोलते हैं स्कार्सिटी। अभाव अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसे बोलते हैं कमी। मैं एक लाइन बोलता हूं, इसको कहीं लिख लेना अपने लिए, क्योंकि ये जीवन में जब मैं कभी 11th में हुआ करता था तो हमारे अध्यापक ने ये बात बोली थी, मैंने उसको याद कर लिया था। उन्होंने मुझे एज अ कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बोला था, पर मैंने उसको अपनी जिंदगी में ले लिया। तो वही परंपरा को मैं इस बार आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। लाइन है, नॉट सो इजी टू अवेलेबल फॉर एवरीवन। जीवन में हर किसी के लिए इजी टू अवेलेबल मत रहिए। आप अपनी अभाव दिखाते रहिए, अभाव इन द सेंस कमी, कि आप इजी टू अवेलेबल नहीं हो, आउट ऑफ रीच हो। ये लाइन अच्छी है, जीवन में काम आती है। देखिए यार जीवन में ना बहुत सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। ये सांस, हवा बहुत इजीली अवेलेबल है। एक टाइम था कोरोना वायरस में जब ये भी मुश्किल था। खैर, तो इंडिया में, दुनिया में बहुत सारी चीजें इजीली आपको मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। जो चीजें नहीं मिलती हैं उसे बोलते हैं अभाव। अभाव मतलब कमी। अभाव, एक बार डेफिनेशन पढ़ते फिर आगे बात करते हैं। अर्थ, अभाव और चयन अर्थशास्त्र की नींव है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, संसाधन सीमित है, उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उचित चयन करना पड़ता है। मतलब सर देखिए, पहले मैं अभाव की बात करता हूं फिर चयन की बात करता हूं। देखो जो अभाव है ना, अभाव 3 प्रकार का होता है। एक ज्यादा अभाव है, एक कम अभाव है, एक अभाव ही नहीं है। जो ज्यादा अभाव है, ज्यादा स्कार्सिटी है, उसकी ज्यादा प्राइस होता है। तो दुनिया में डायमंड बहुत कम है, बहुत कम है तो बहुत प्राइस है। एक चीज का अभाव कम है, जैसे पानी, कम प्राइस है। जिसका अभाव ही नहीं है, फ्री है। अब आप देख लो, आप फ्री में आना चाहते हो, लेस प्राइस में आना चाहते हो, या हाई प्राइस में आना चाहते हो। तो जिसके अभाव ज्यादा होता है उसका प्राइस भी हाई होता है। अब क्योंकि संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज जो हैं
मतलब इतने लिमिटेड हैं, इच्छाएं इतनी अनलिमिटेड हैं, तो वी हैव टू चूज, हम लोगों को चयन करना पड़ेगा किसका, सही चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने 2 या 3 ऑप्शन है, आप ये रहे, आपको ये रिसोर्सेज कहाँ इस्तेमाल करना, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज एक ही है, इस्तेमाल 3 जगह हो सकता है। तो अब क्या ऑप्शन आएगा, अब आएगा आपके पास बेस्ट चॉइस का, कि मुझे यहां यूज करना है, यहां यूज करना है, यहां यूज करना है। जिसने इस खेल को समझ लिया जीवन में कामयाब है वो, जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपना प्रोडक्शन कहाँ देना है, वो जीवन में सफल है सर। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्थशास्त्र की, क्योंकि 90% लोग, खैर परसेंटेज नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस चीज को नहीं समझ पाते। आई गेस आपको अभाव और चयन क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस। देखो ये जो पीडीएफ है, ये आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, उसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे आपके सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस दिखा। आइए देखते हैं आखिर दोनों होते क्या है। सबसे पहले अर्थ। देखो यार, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं मैं आपको, और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। अगर आपको ये वर्ड याद रखना है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इंग्लिश में याद करें। कैसे? माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो ओवन, माइक्रोचिप। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो ये जो वर्ड है, ये हिंदी मतलब इंग्लिश में अगर आप करते हो तो ज्यादा इजी है। तो माइक्रो मतलब व्यष्टि और मैक्रो मतलब समष्टि, समस्त, सारा। ठीक है जी, आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई जैसे उपभोग, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करता है। और क्या हाल है तुम्हारे? जी बढ़िया सर, आप बताओ। अगर मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं तो मैं स्मॉल स्टडी कर रहा हूं। तो जब एक कंज्यूमर के हाल पूछे जाएं, एक कंज्यूमर की डिमांड पूछी जाए, एक प्रोड्यूसर कितना बनाता है, एक कंज्यूमर कितना खाता है, मार्केट कब इक्विलिब्रियम पे रहती है, अगर मैं इन सब की बातें करूं तो इसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि मैं छोटी इकाई की बात कर रहा हूं। सर आपने एक वर्ड यूज किया मार्केट, मार्केट तो बड़ी होती है ना 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 ना, सुनिएगा ध्यान। अगर मैं बात करूं एक पेन इंडस्ट्री की, ठीक है, और मैं बात करूं पेन की फैक्ट्री की, तो ये पेन पेन एक ही है, इंडस्ट्री एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज मिलकर जो है मैक्रो बनाती है। पर इंडस्ट्री तो जैसे कार की इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, उसका ना डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आती है, बात अलग है, इंडस्ट्री तो एक ही हुई ना। तो अगर मैं एक मार्केट की बात कर रहा हूं तो वो भी माइक्रो में। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के सामूहिक पक्षों, क्या वर्ड यूज किया, सामूहिक, बड़ा, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, निवेश, इन सब का अध्ययन करें। मतलब कितना कमा लेते हो, व्यष्टि। देश कितना कमा लेता है, समष्टि। तुम्हारा ग्रोथ कितना है, व्यष्टि। देश कितना ग्रो कर रहा है, समष्टि। तो अगर आपकी और मेरी बात हो रही है, छोटी इकाई पे बात हो रही है, व्यष्टि। अगर बड़ी सामूहिक इकाई पे बात हो, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, देश में रोजगार कितना है, ये आपका होता है समष्टि। आई गेस क्लियर होगा। सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, अब भैया क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। ये एक व्यक्तिगत बाजारों, इंडिविजुअल मार्केट का अध्ययन करता है, जैसे गेहूं का बाजार, कपड़ों का बाजार। मैंने आपको बताया कि किसी भी एक बाजार को देखेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट बाजार को देखने वाले क्या होते हैं, ये होते हैं, ये पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी देश को देखता है। अगर मैं बात करूं कार इंडस्ट्री की, माइक्रो। अगर मैं बात करूं देश में सभी इंडस्ट्रीज की, मैक्रो। ठीक है, क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, अध्ययन की इकाई, अभी मैंने बताया, एक व्यक्ति, एक गृहस्थी इन हाउस होल्ड, या एक उद्योग, सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल, इकाई। तो भैया अगर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो है आपका व्यष्टि। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, संपूर्ण देश की, अर्थव्यवस्था की, देश की आय की, रोजगार की, बेरोजगारी की, ये सब क्या है आपका, ये सब है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। आई गेस आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। आखिर इनका उद्देश्य क्या होता है, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन। आवंटन का मतलब होता है बांटना, और व्यक्तिगत स्तर पर संतुलन प्राप्त करना। मतलब आप ठीक हो, खाना खा पा रहे हो, प्राइस कितना है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, अगर इस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं तो भैया आप सेटिस्फाई हो, तो भैया ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या बोलना चाह रहा है
एक व्यक्तिगत स्तर पे संतुलन। सर ये संतुलन क्या होता है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जब हम मांग चैप्टर पढ़ेंगे, पूर्ति चैप्टर पढ़ेंगे, बाजार संतुलन पढ़ेंगे, तो वहां समझ में आएगा ये क्या होता है। फिर अभी फिलहाल संतुलन इन द सेंस बराबर होना। तो अगर एक व्यक्तिगत स्तर पे सब बराबर है तो वो क्या है भैया, इसका मुख्य उद्देश्य। यहाँ पे क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार हो, उत्पादन हो, स्थिति मतलब जो प्राइस हो, वो सब हो, तो ये होता है मैक्रो में। मतलब अगर आप ठीक हो, खुश हो, सेटिस्फाई हो, माइक्रो। व्यस्टि अगर देश खुश है, सेटिस्फाई है, प्राइस सही है, मैक्रो। समझते? आई गेस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। मूल्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे प्राइस डिसाइड करना, मूल्य निर्धारण, मांग, आपूर्ति, लागत, उत्पादन। सर कैसे याद करें? अरे चैप्टर्स के नाम है, जो जो आपके क्लास 11 में माइक्रो के चैप्टर के नाम है वो सारे चैप्टर ये रहे। जो जो आपके क्लास 12 में चैप्टर्स के नाम है वो ये रहे। सिंपल। दृष्टिकोण, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है और ये सामूहिक होता है। अच्छा, एक नाम जो यहाँ पे नहीं है, जैसे है क्या, देख लेता हूं यार, है यहाँ पे है ना, अभी सुनिएगा। अब भैया विश्लेषण की पद्धति इन द सेंस कि भैया क्या देखता है ये आस्तिक संतुलन विश्लेषण की अपनाई जाती है। इसका मतलब क्या है भैया कि डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, मांग और पूर्ति इक्विलिब्रियम पे है नहीं है, वो मेन चीज देखता है। यहाँ पे अगर बात करें सामान्य संतुलन इन द सेंस भैया जनरल, मतलब देश जो है वो सही है नहीं है, तो अब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, क्या? सामूहिक लेवल पे इक्विलिब्रियम, जनरल लेवल पे इक्विलिब्रियम। आगे बात करते हैं उपयोगिता, इसमें प्राइस डिसाइड होता है, उत्पादन देखा जाता है, छोटे आर्थिक निर्णयों का उपयोग किया जाता है। इसमें मौद्रिक, देश की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, देश में फिजिकल पॉलिसी कैसी होगी। सर ये क्या है मॉनेटरी, क्या है फिजिकल? डोंट वरी, बहुत टाइम बाद आएगा। कुछ टर्म्स हैं जो अभी समझ में नहीं आएंगे आपको, लेकिन बता दूं कि देश कितना पैसा डिसाइड करता है, कितना टैक्स रखता है, वो सब चीजें दिखता है। ये एक बंदे का प्राइस कितना होगा। ठीक है जी। अर्थशास्त्री की बात करूं तो एल्फ्रेड मार्शल ने जो है इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इनको जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसमें जॉन मेराल कीन्स, जेएम कीन्स, एडीएस लेके आए थे ये। तो बेसिकली ये क्लासिक थ्योरी थी और ये जो है फिनिशियन थ्योरी थी। तो एल्फ्रेड मार्शल जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहलाए जाते हैं और जेएम कीन्स जो है मैक्रो में एडीएस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग समग्र पूर्ति के जनक कहलाते हैं। ठीक है जी। उदाहरण के लिए सेम चीज की, कोई कितना उत्पादन कर रहा है, कोई कितना खा रहा है, ये आपका व्यष्टि है। और देश कितना खा रहा है, देश कितना आय है, कितना बेरोजगार है, कितना उसका राष्ट्रीय इनकम है, ये सब जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। अब एक चीज जो यहाँ कहीं नहीं है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि माइक्रो यानी व्यष्टि को और क्या बोलते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव नाम, अन्य नाम भी है क्या, और मैक्रो को और क्या बोलते हैं, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मैं पर्सनली कमेंट देखूंगा आप लोगों का। ठीक है जी। आगे बात करते हैं भैया सकारात्मक अर्थव्यवस्था और मानक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। क्या है सर ये, थोड़ा सा बता दो यार। पता है क्रिकेट में ना, जब हम क्रिकेट देखते हैं, वैसे मैं बचपन में खेलता था, अब तो खैर खेलने का मौका नहीं मिलता। आप लोग खेलते नहीं खेलते बताना जरा कमेंट में ये भी। जब बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो जब मैं तो यार ऐसा था कि बहुत जल्दी आउट हो जाता था। 5 मिनट में खत्म। हाँ, ये पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश, आउट। तो अब मैं जब पीछे बैठ जाता था ना, तो मैं लोगों को देख के कमेंट करता था, अबे यार सही से खेल यार, ये कोई बात है। अबे भाई बैट को यूं घुमाना था उसको। ओपिनियन, हर कोई अपने जीवन में ज्ञान देता है, बातें देना भी चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में ना इस चीज को दो अलग अलग भागों में बांट रखा है। दो किस्म के लोग होते हैं। खैर मैं अभी इस टॉपिक पे नहीं है, मैं घुमा रहा हूं अभी आपको। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो ज्ञान देते हैं अपनी पर्सनल ओपिनियन पे कि भाई यार ऐसे होना चाहिए यार, और एक वो जो ज्ञान देते हैं पर फैक्ट के बेस में। अरे लास्ट ईयर ऐसे हुआ था, अभी जो है अगर हम इतना परसेंट करें तो ये इतना परसेंट हो जाएगा। इन दोनों में फर्क क्या है? एक ओपिनियन है और एक फैक्ट है। तो क्या ओपिनियन क्या फैक्ट? एक में जो है सिर्फ राय है और एक में जो है तथ्य है। अब इसी को सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र बोलते हैं। एक बार देखते हैं कैसे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाल को याद रखिएगा, सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में सिर्फ डेफिनेशन आती है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है सकारात्मक, यह बताती है कि अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसी और कैसी होनी चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए। ठीक है। और ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो बताती है अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए या कैसे कार्य करना चाहिए। सर है जी, सर दोनों में तो सेम बात बोली नहीं, एक वर्ड का फर्क है। क्या?
शुड, चाहिए, चाहिए। थोड़ी सी नॉलेज देखिएगा, अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसी है, कैसे काम करती है, ये है आपका फैक्ट यानी तथ्य, और ये है अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे काम करनी चाहिए, ये है आपका क्या चाहिए, ओपिनियन। तो जब हम फैक्ट पे बेस हो तो सकारात्मक, जब हम ओपिनियन पे बेस हो तो हम मान। वास्तविक और यह आ गया ना तथ्यात्मक, फैक्चुअल अगर बात हो तो सकारात्मक, और आदर्शवाद ऐसा होना चाहिए, और मतलब शुड चाहिए वर्ड लगा दिया जाए, कुछ मूल्य की बातें कर ली जाए, आपका मान। और देखिएगा यह केवल तथ्यों और कारण परिमाण संबंधित से रिलेटेड है, और ये जो है नीतियों और लक्ष्य से संबंधित है, मतलब ऐसा नीति बना ले तो ऐसा हो जाएगा, भाई ये कर ले तो ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम तथ्य पे आते हैं तो भैया ये होता है आपका माइक्रो, और जब हम आते हैं नियमों पे, हम आते हैं ओपिनियन पे, हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, उद्देश्य पे, मान। ठीक है, ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, मुख्य उद्देश्य। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं, पर क्योंकि मुझे लिखना है और मुझे तसल्ली से कराना है इसलिए मैंने आपको दे दिया है। तो एक बार जल्दी देख लेते हैं क्या चीज है ये। मुख्य उद्देश्य है आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करता है, ये जानता है कि ये भैया कैसे घटती हैं, क्योंकि फैक्ट बेस है। ये जो है बताता है कि कौन सी आर्थिक स्थिति समाज के लिए बेहतर हो सकती है। समझ में आ गया, एक ही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे, क्या है, क्या होना चाहिए। भारत में बेरोजगारी की दर 8% है, यह एक तथ्य है। सरकार को बेरोजगारी घटाने के लिए नई नीति अपनानी चाहिए। आपको भी लाइक करना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है जी। परीक्षण टेस्टेबिलिटी, यह वैज्ञानिक रूप से परखा जा सकता है कि भैया हाँ यार 8% है या नहीं है, चेक कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, क्या आप इसको चेक कर सकते हो? नहीं भैया, ओपिनियन को आप कभी भी चेक नहीं कर सकते हो, इसको भैया चेक नहीं कर सकते हो। आगे उपयोगिता, ये आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो है दिशा प्रदान करता है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा एक बार लुकआउट कर लेते हैं, तो ये दिशा प्रदान करता है ये, और ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, यही बेस होता है। आई गेस आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं भैया, अब 3 प्रकार की, देखो लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, मजेदार टॉपिक। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी, फिर मिश्रित। पहले पूंजीवादी की बात कर लेते हैं भैया। एक ऐसी इकोनॉमी है दुनिया में, इसका नाम है यूएसए की इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी है दुनिया में जहां पे सब कुछ ए से लेके जेड तक जनता खुद करती है जी। सरकार क्या करती है जी? टैक्स लेने का काम करती है जी। और क्या करती है जी? समाज को अच्छा करने का काम करती है, समाज में सिक्योरिटी लेके आती है। आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना प्राइस है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। पूंजीवाद, पूंजी का मतलब होता है पैसा। ऐसी इकोनॉमी जो पैसे वालों की होती है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं, स्वामित्व इन द सेंस हाथ में होते हैं, ठीक है। आर्थिक निर्णयों का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्तियां करती हैं। क्या प्राइस होगा, ये मैं और प्रोडक्शन यानी डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति मिलकर डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड नहीं करती। तो सीधी सीधी बात, जो बाजार, एक ही वर्ड यूज कीजिएगा, क्या? बाजार। जो बाजार डिसाइड करे इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, इसे बोलते हैं पूंजीवाद। एज सिंपल एज। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन, व्याख्या। मतलब इस व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, लोग अपनी इच्छानुसार उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है, अपने लाभ के लिए पैसा कमाते हैं, ये सारी बातें। सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की जो कीमत है वो बाजार मांग और पूर्ति डिसाइड करती है, सेम बात, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है भैया? निजी संपत्ति का अधिकार होता है, उपभोक्ता की जरूरत, मतलब सब कुछ कंज्यूमर के बेस में होता है, ठीक है। लाभ प्रेरणा होती है, न्यूनतम सरकार नियंत्रण होता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और आदि देश। कुछ बातें और सुन लो। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगर ये वाली बात आ गई तो किसमें हो आप? पूंजीवादी देश में हो, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं समाजवादी देश की। भैया दुनिया में पहले यूएसएसआर, अगर आप हमारे सर की क्लास, पॉलिटिकल साइंस की क्लास देख रहे हो, 2 ध्रुवीयता का, बड़ी प्यारी वीडियो बनाई थी संजय अविनाशन ने, तो बड़ी प्यारा उन्होंने पढ़ाया यूएसएसआर इन द सेंस समाजवादी देश।
यूएसआर इन द सेंस सोवियत यूनियन, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में पुराने जमाने में पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जहां पे सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ कौन बना रहा है? सब कुछ भैया एक ही बंदा बना रहा है, वो है गवर्नमेंट इटसेल्फ। कितने लोग अविनाश सर के फैन हैं? एक बार यहाँ पे इस वाले कमेंट पे कीजिएगा कि अविनाश सर आर्मी, ठीक है जी। हाँ, तो भैया वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन राज्य यानी देश, गवर्नमेंट, सरकार के स्वामित्व में होता है। मतलब तू चाहे ये करे, तू चाहे वो करे, मेरी मर्जी, नॉट तेरी मर्जी। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करे कि क्या करना है तुम्हें, गवर्नमेंट डिसाइड करे कितना प्राइस होगा, गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करे। ये होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। मतलब बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सामाजिक कल्याण करना। वहां पे मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे मेन काम क्या है? सामाजिक कल्याण करना। यह निजी संपत्ति की अनुमति नहीं होती है, कोई पर्सनल वो नहीं होगा, सब गवर्नमेंट करेगी। संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जबकि समानता लेके आना है, सामाजिक कल्याण करना है। मुख्य विशेषता सरकार के हाथ में होता है, आर्थिक समानता होती है, कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं होता है, सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है, केंद्र नियोजन होता है, इन द सेंस सब कुछ गवर्नमेंट नियोजन, इन द सेंस प्लानिंग, सब कुछ गवर्नमेंट प्लान करती है। और जैसे चीन, रूस, क्यूबा आदि देश। अब देखो यार, मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा ये अच्छा अभी भी है, तो रूस में जो है और क्यूबा में जो है अभी भी ये टॉपिक नहीं है। अब वहां पे मिक्स इकोनॉमी आ चुकी है, चाइना में भी थोड़ी सी मिक्स इकोनॉमी है, खैर तो पहले था ये सब कुछ। आगे अब आते हैं इंडिया पे। भैया एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म, समाजवाद और पूंजीवाद। इन दोनों के बीच में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे गवर्नमेंट ये भी करती है और प्राइवेट ये भी करती है, दोनों का मिक्स है। देखिएगा, वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद यानी प्राइवेट लोग, समाजवाद यानी गवर्नमेंट लोग, दोनों का समावेश, मतलब सॉरी अबाउट दैट, मिक्स होता है। मतलब जहां निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था चलाते हैं। सरकार भी मिल गई, जनता भी मिल गई, दोनों मिलकर अगर इकोनॉमी चला रहे हैं उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें प्राइवेट भी होता है, सरकार भी होता है, दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। कुछ सरकार कर लेती है, कुछ जो है जनता कर लेती है, यानी निजी बंदे बाजार कर लेता है, ठीक है जी। जैसे रक्षा, बड़ी बड़ी चीजें गवर्नमेंट ले ली, रक्षा, ऊर्जा, परिवहन ये सब गवर्नमेंट ले लिया, बाकी छोटी छोटी चीजें जो है उद्योग व्यापार गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को दे दिया। एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों होते हैं, प्रॉफिट भी होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा, सरकार का नियंत्रण भी होगा, योजना भी बनाई जाएगी, उपभोक्ता की स्वतंत्रता होती है, जो खाना है खाओ भैया, जहां से खाना है खाओ, सामाजिक न्याय और समानता भी होती है, आर्थिक विकास और कल्याण भी होता है। भारत, फ्रांस, कनाडा, इन सब देशों में ये देखने को मिलता है, ठीक है, शुरू से देखने को मिलता है। आप थोड़ा सा एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं भैया। निजी स्वामित्व होता है पूंजीवाद में, ठीक है, का लाभ कमाना होता है, और अमेरिका और जापान में। समाजवाद में सरकारी स्वामित्व होता है, इनका सामाजिक कल्याण मेन काम होता है, और चीन और रूस में आ जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकार दोनों होते हैं, लाभ होता है, कल्याण होता है, भारत और फ्रांस में पाया जाता है। आई गेस आपको क्लियर होगा। बस दैट्स इट गाइस, यहाँ पे 2 इमोजी रखे हैं। दैट्स इट गाइस, यही था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको मजा आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।